पढ़ते हैं बुद्धि। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, उसकी तत्कालिकता, उसके समायोजन और समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। प्राचीन काल में महान ऋषि मुनि ने इसे विवेक तथा मनोविज्ञान में बुद्धि कहते हैं। प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी। बुद्धि वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार विमर्श करता है, निर्णय लेता है, नियंत्रण करता है, सोच समझ कर उपयोगी अनुपयोगी तथ्यों का चयन करता है तथा वातावरण की परिस्थिति का शिकार नहीं बनता है। वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त तथा मूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता तथा इन सब योग्यताओं के समन्वय की दक्षता का नाम बुद्धि ही है। बुद्धि क्या है? इस संबंध में प्राय मनोवैज्ञानिकों के बीच हमेशा मतभेद रहा है। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक अनेक बार इकट्ठे हो चुके थे। बुद्धि को जानने के लिए 1910 में ब्रिटेन एवं 1921 में अमेरिका में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी गठन हुआ। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न है क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर सबसे उच्च है। स्पीयरमैन ने कहा है कि हमारी विभिन्न योग्यताओं में संगीत, गणित, यंत्र, संबंधिकार आदि में जी फैक्टर विद्यमान होता है, जिसका संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। बोरिंग 1923 में अपनी औपचारिक परिभाषा में यह कहा है कि बुद्धि परीक्षण को मापता है और वही बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषाएं: गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति होती है। बंकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देखती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। थॉर्नडाइक के अनुसार अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। पर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता होती है। स्टर्नबर्न के अनुसार बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बैक्सलर के अनुसार बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूलन ही बुद्धि है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। जॉनसन के अनुसार बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। निश्चय एवं सहयोग 1966 में जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण समायोजन, अनुभव से सीखने व चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। नंबर 1 है संज्ञानात्मक क्षमता। इसमें सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण आदि आता है। अगला है सामाजिक क्षमता। सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, परामर्श, चिंतन आदि। तीसरा है सामयिक क्षमता। संवेग, परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्ममूल्यांकन, श्रेष्ठता, अच्छा आचरण आदि। चौथा है उद्यमी क्षमता। प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार आदि। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है मूर्त बुद्धि या गामक या यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों व भौतिक वस्तुओं से होता है। इसमें व्यक्ति सामने रखी वस्तुओं को देखकर कार्य करता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छी कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता मानते हैं। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध ज्ञानोपार्जन, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से होता है या विचारों, भावनाओं से संबंधित होती है। इसमें भावनाओं की प्रधानता होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त में प्रश्नों को चिंतन व मनन करने के माध्यम से हल करना है। इस बुद्धि के व्यक्ति डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक बनते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे नेता, अच्छे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। ग्रीन स्पेन ने 1979 में सामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्न 3 घटक शामिल हैं। नंबर 1 सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक सूझ।
तीसरा है सामाजिक संप्रेषण। बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने, जो कि फ्रांस के थे। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, जो कि ब्रिटेन के थे। तीसरा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन है। और चौथा है बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक है। और समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था सिरिल बर्ट व बर्नन ने। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत दिया था ब्लूम ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि का तथा बुद्धि का हैब ने दिया था। त्रितंत्र या त्रिपाचीय सिद्धांत दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अमेरिका में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे स्विट्जरलैंड ने। तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत दिया था आर वी कैटल ने। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। नंबर एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं, जो कि फ्रांस के हैं। नंबर एक कारक सिद्धांत को ही एक खंड या एक तत्व या एक घटक या एक इकाई का सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है। बिने ने बुद्धि की परिभाषा क्रियाओं के आधार पर दी है। जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, अर्थात एक मानसिक शक्ति के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने टॉर्मन स्टर्न ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो तो वह सभी कार्य कर सकता है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है, जो कि व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो वह इतिहास में भी निपुण होगा। ऐसा होना आवश्यक नहीं है। जॉनसन का कहना है कि बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है, जो संपूर्ण मानव क्रियाओं पर शासन करती है। यह किसी के अधीन नहीं है, वरन अन्य सभी मानसिक क्रियाएं इसके अधीन हैं। इस प्रवृत्ति के कारण इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है।